वेलकम टू द सेशन एंड सेशन ऑफ होपोनोपोनो। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने होपोनोपोनो के बारे में सुना है, जाना है, समझा है। आज हम बेसिक की भी बात करेंगे, ठीक है, जो बेसिक होपोनोपोनो है, और इसके थोड़े से एडवांस वर्जन पे भी जाएंगे। सो यू विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअली ये है क्या करता है, क्या इसके तरीके हैं, क्या टेक्निक्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आज हम जो होपोनोपोनो एडवांस कोर्स की हम बात करेंगे तो बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आंसर्स लास्ट में लेंगे बिल्कुल, ठीक है। ओके, सो समबडी सेइंग कि ग्लो है मैम, प्रशांत वर्मा, अच्छा ठीक है, हाँ थैंक यू। सुनो अब ध्यान से, ओके। तो बेसिकली अगर हम होपोनोपोनो की बात करें तो आप लोगों ने इसको किस तरीके से समझा है, बहुत तरीके से समझा है, जाना है। बट अगर इसे मैं मेरी लैंग्वेज में समझूं और जानूं, और जो मैंने जान के इसको इंप्लीमेंट किया है, सो व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि होपोनोपोनो एक हीलिंग प्रैक्टिस है। ओके, सो आप इसे कह सकते हो ये एक हीलिंग प्रैक्टिस है जो कि दो चीजों को लेकर है बेसिकली, मेजरली। दैट वन इज दैट फॉरगिवनेस, तो पहली माफ करना और दूसरा प्यार करना। तो आप ये कह सकते हो कि जो होपोनोपोनो है दैट इज अ आर्ट ऑफ हीलिंग थ्रू फॉरगिवनेस एंड लव, प्यार के थ्रू और माफी के थ्रू। और इसे और सिंपल भाषा में ये समझना है कि ये जो माफी है और ये जो प्यार है ये दूसरों के लिए नहीं है, ये खुद के लिए है। तो आई एम श्योर एवरीबडी, लाइक जो भी अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं मुझे, यू ऑल नो अबाउट जादू की झप्पी, करेक्ट। बट ये वाली जादू की झप्पी दूसरों के लिए नहीं है, ये वाली जादू की झप्पी खुद के लिए है। सो इसीलिए इसको आर्ट ऑफ हीलिंग थ्रू फॉरगिवनेस एंड लव कहा जाता है, बट खुद के लिए। तो आज वाले सेशन में बेसिकली हमें ये तो समझ में आ गया कि माफी और जो प्यार है उसके थ्रू हीलिंग प्रोसेसेस होता है। इस वाले प्रोसेस में और इस वाली टेक्निक में हम क्या क्या समझ सकते हैं और डीपली होपोनोपोनो में, तो बेसिकली हम आज वाले एडवांस कोर्स में समझेंगे कि होपोनोपोनो है क्या, फर्स्ट इसकी हीलिंग टेक्निक्स क्या क्या हैं ये समझेंगे, इसमें कौन से फ्रेजेस यूज होते हैं वो समझेंगे, उनका रिपीटेशन क्यों होता है, क्यों जरूरी है, इसका इम्पैक्ट रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ, फिजिकली, स्पिरिचुअली, करियर पे किस तरह से पड़ता है। इसी के साथ हमारे कार्मिक रिलेशंस और कार्मिक डेप्थ्स का क्या रोल है, इसका साइंटिफिक कनेक्शन क्या है, इसको लेट गो के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं और क्या एडवांस प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, करेक्ट। सो ये सारी चीजें एक इस एडवांस कोर्स में हम समझेंगे। शुरू करें फिर, बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड। व्हाई आई एम वेरी एक्साइटेड? बिकॉज पहला, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। सेकंड, ये खुद से जुड़ा हुआ है, सेल्फ हीलिंग का टॉपिक है। एंड थर्ड, अगर ये बाय गॉड ग्रेस मुझे 2025 की पहली तारीख को आप सबके साथ शेयर करने का मौका मिला है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं, करेक्ट। सो होपोनोपोनो के बारे में आपने बेसिकली क्या समझा है कि देखो, एक चीज समझना, आप ये मानते हो कि पुराने जमाने में या आज के जमाने में बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, करेक्ट, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। तो इसी तरह कुछ कंट्रीज पे, कुछ आइलैंड्स पे, कुछ जो ट्राइब्स कम्युनिटीज होती हैं, सबके अपने अपने कुछ रिचुअल्स होते हैं। तो अगर एज ए रिचुअल बात करें तो कुछ साउथ पैसिफिक के जो आइलैंड्स वगैरह थे, वहां पे लोगों का ये मानना था कि जो भी बीमारी आती है आपके अंदर, मतलब हमारे अंदर जो भी कोई बीमारी आती है उसका एक कारण हो सकता है, दैट इज एंगर, गुस्से के थ्रू आती है। और अगर आप 2 या 3 दिन तक गुस्सा रहे हो तो आपको बीमारी आएगी ही आएगी, ये वहां के कुछ लोकल लोगों का कहना था। तो बेसिकली वो क्या मानते थे, वो इस थेरेपी को ना एक कन्फेशन मांगते थे। तो वो ये कहते थे कि अगर फैमिली में से किसी, जो फैमिली में किसी इंसान को अगर गुस्सा आया है तो या तो पेशेंट उसको कन्फेस करेगा या फैमिली कन्फेस करेगी, ओके, विद इन 2 या 3 डेज। और अगर किसी ने कन्फेशन नहीं किया तो पेशेंट विल डाई। ये उनका रिचुअल था। तो आप समझ रहे हो आज हम कितना लाइटली लेते हैं ना एक एंगर को अंदर रख के, ठीक है, स्पेशली फीमेल्स, है ना, सदियों से चला आ रहा है, 5 साल से गुस्सा मन में लिए बैठे हैं, किसी के लिए खराब चीजें, अपने लिए खराब, अपने को दोष देना, गिल्ट करना। तो ये हमारी हेल्थ पे कितना इंपैक्ट करता है।
सिमिलरली जैसे मैंने अभी इस आइलैंड की बात करी, सिमिलरली एक हवाइन जो लोग थे, हवाइन वाले आइलैंड पे जो लोग थे, उनका भी अपना एक बिलीफ था। उनका बिलीफ ये था कि फादर की जो गलतियां हैं, जैसे हम भी बोलते हैं ना कि पेरेंट्स का किया हुआ बच्चों को मिलता है, तो अगर पेरेंट्स के अच्छे कर्म होते हैं तो वो बच्चों तक भी जाते हैं। तो वो लोग भी मानते थे कि जो पिता की गलतियां हैं उसका असर बच्चों पे भी पड़ता है, और अगर पिता ने गलती करी है, कोई पाप किया है, कोई गलती करी है, तो उसका बच्चा बीमार होगा, ऐसा वो लोग मानते थे। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली कुछ रिचुअल्स है। सिमिलरली जैसे अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल, इसको और सिंपल भाषा में समझते हैं कि लाइफ में ना आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कभी कभी या बहुत बार हमें बहुत सारे ना ऐसे चीजें फेस करनी पड़ती हैं जो हमें बहुत दिल दुखाती हैं। और ये जो दिल दुखाने वाले इवेंट्स होते हैं ना, और जो झगड़े होते हैं या जो जो चीजें दिल दुखाने वाली होती है, आपने नोटिस किया होगा अक्सर आपके करीबी लोग होते हैं, तो उनके एक्शन से आप दुखी होते हो, उनके एक्शन से आपको तकलीफ होती है। करेक्ट। अब वो या तो आपके किसी पार्टनर ने चीट किया हो, या किसी दोस्त ने आपका भरोसा तोड़ा हो, या किसी ने आपको एक ऐसा ब्लेम कर दिया हो जो आपके लिए था ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये पेनफुल इवेंट्स ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाते हैं। तो ये जो पेनफुल इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ के, जो इमोशंस है, वो कैसे आते हैं? वो गुस्से के थ्रू आते हैं, राइट? वो रिवेंज की डिजायर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो रिसर्च ये कहता है कि ये जो इंटरपर्सनल हर्ट फेस करता है ना, हम लोग जो करते हैं बेसिकली, ये क्यों एक्सपीरियंस करते हैं? क्योंकि हम अनफॉरगिवनेस को एक्सपीरियंस करते हैं। वो जो इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में हुए हैं ना, हमें उन्हें माफ ही नहीं करना, हम माफ नहीं करना चाहते, हम जल्दी से माफी नहीं दे पाते, ना सामने वाले को ना खुद को। तो जो अनफॉरगिवनेस है ना, वो एक स्ट्रेस रिएक्शन के रूप में देखा जाता है। तो लेकिन एक ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है कि आप खुद को माफ करो और सामने वाले को भी माफ करो, राइट? तो फॉरगिवनेस में एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जो आपके नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशन जैसे, मतलब एम्पैथी है, सिंपैथी है, प्यार है, इसको रिप्लेस करने में मदद करता है। करेक्ट। तो स्टडीज ये भी कहती हैं कि आप जब किसी को माफ करते हो, और सबसे पहले अगर आप खुद को माफ करते हो, तो आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। करेक्ट है। सो ये जो होपोनोपोनो है ना, इट्स अ ब्यूटिफुल एंड स्ट्रांग कॉन्सेप्ट जो इसी बात पर बेस है कि जो हमारा कॉन्शियसनेस जहां से शुरू होता है, हमारे पास वो पावर है कि हम अपनी जो रियलिटी है ना, जो चीजों को ब्लॉक किए हुए हैं, जो इश्यूज है, उनको हम मिटा सकते हैं। क्योंकि ये जो प्रेयर है, ये जो प्रैक्टिस है, जो हीलिंग प्रैक्टिस है, ये हमें कनेक्ट करती है हमारे खुद के साथ भी पहले, और उसके बाद दूसरों के साथ। यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? तो हमें इसका जो बेसिक पहलू है वो हमें इसको एक्चुअली ऐसे समझना है। अब बात करें ये, तो जब इस तरह के रिचुअल्स होते हैं, अब जाहिर सी बात है कि कोई प्रैक्टिस करता है, कोई रिसर्च करता है, तो हमें जब पुरानी मेडिसिन्स हैं या पुराने रिचुअल्स हैं, हम उन्हीं में से कुछ नई नई प्रैक्टिसेस लेकर आते हैं। सिमिलरली, सो देयर वाज वन ऑफ द डॉक्टर कॉल्ड डॉक्टर ह्यूलेन, जो एक स्पिरिचुअल लीडर एंड रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस मेथड को हीलिंग, हवाइन हीलिंग मेथड को जो नाम दिया, दैट वाज होपोनोपोनो, जो कि एंशिएंट प्रैक्टिस जो थी सेल्फ लव और हीलिंग, अपने इनर इमोशंस को और स्पिरिचुअल बैलेंस चीजों को करने के लिए, उसके लिए ही उन्होंने इसका इजाद किया। तो कहा जाता है बेसिकली, तो ये कहां से फेमस हुआ, उन्होंने बहुत सारे होपोनोपोनो प्रैक्टिसेस हीलिंग को लेके काम किया, बहुत सारे लोगों पे काम किया, लेकिन जो उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम जो लोगों को दिखा और जो रिसर्च में बाहर आया, दैट वाज कि हवाइन स्टेट हॉस्पिटल में उन्होंने इस मेथड को यूज किया। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस स्टोरी? ये वाली स्टोरी है ना, काफियों को नहीं पता। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि जो हवाइन स्टेट हॉस्पिटल था, उनमें जो एक वार्ड था, एंटायर वार्ड, उसमें ना बहुत ही मेंटली इल पेशेंट्स थे, एंड बेसिकली वो मतलब कुछ मर्डरर्स थे, कुछ रेपिस्ट थे, इस तरह के लोग थे जिनका मेंटल लेवल वाज बिल्कुल डिफरेंट ऑल टुगेदर। सो डॉक्टर ह्यूलेन ने क्या टेक्निक अपनाई कि मैं होपोनोपोनो के थ्रू खुद को हील करूंगा, बिकॉज उस खुद को हील करूंगा एंड उसी के साथ ये लोग साथ में हील करेंगे। यू गेटिंग इट? सो वो आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस और लव के थ्रू ना उन्होंने इस प्रैक्टिस को यूज किया, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि वो किसी भी पेशेंट से पर्सनली नहीं मिले,
ना वो वार्ड में गए, ना उन्होंने किसी से फोन पे बात करी, ना उन्होंने किसी से पर्सनल टॉक करी, उन्होंने सिर्फ उनकी फाइलें देखी। एंड यू नो व्हाट, एंटायर वार्ड पूरा का पूरा ठीक हो गया और विद इन 6 to 8 months उसको शट डाउन करना पड़ा क्योंकि सारे पेशेंट्स ठीक हो गए थे। सो बेसिकली व्हाट वाज हिज मंत्रा? हिज मंत्रा वाज जस्ट गेट टू द क्लीनिंग। तो इंटरनली जो कुछ भी चल रहा है ना, हमें सेल्फ क्लीनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। करेक्ट? सो ये जो सेल्फ क्लींजिंग है ना, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होपोनोपोनो इसमें सबसे बेस्ट, मतलब आप ये कह सकते हो कि एक ऐसी टेक्निक जिससे हम मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली क्लींजिंग कर सकते हैं और अपने चक्रास बैलेंस कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स के रूट कॉज को समझ सकते हैं और एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जो हमें हील करने में हेल्प करती है। करेक्ट? सो ये बेसिकली इसकी फिलॉसफी है। आप ये कह सकते हो कि होपोनोपोनो का अगर लिटरली मतलब समझना है ना, तो इसका लिटरली मतलब है कि टू मेक थिंग राइट, आप चीजों को ठीक करो, या अगर लगता है कि कोई गलती हुई है टू करेक्ट अ मिस्टेक, तो आप उस गलती को ठीक भी कर सकते हो। ठीक है? क्योंकि इस टेक्निक का जो मेन फोकस है वो है हमारे थॉट्स और हमारे एक्शंस हमारे रिलेशनशिप और सर्कमस्टांसेस को कैसे इंपैक्ट करते हैं, तो इसकी हेल्प से हम उसे ठीक कर सकते हैं। आप पता है इसका वन ऑफ द ब्यूटीफुल पार्ट क्या है कि आप इसको जैसे हम लाइफ में बहुत सारे लॉ की बात करते हैं, राइट? आप सब अमित से लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखते हो, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की बात करते हो, आप इसको भी एक लॉ बोल सकते हो जो कि यूनिवर्सल लॉ के थ्रू काम करता है। एंड दैट यूनिवर्सल लॉ इज लॉ ऑफ इंटरकनेक्शन। करेक्ट? क्योंकि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। करेक्ट? सो लॉ ऑफ इंटरकनेक्शन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ इंटरकनेक्शन हम इसे कह सकते हैं। अब यह समझना है कि इसके ना कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है? कुछ प्रिंसिपल्स आगे के आने वाले टाइम में, मॉडर्न टाइम में ऐड भी हुए, बट बेसिक जो प्रिंसिपल है, पहला सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको इस बात को समझना है कि हर प्रॉब्लम की जड़ मेरे अंदर है। करेक्ट? ये सिखाता है कि अपने थॉट्स और एक्शंस की ना 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। एंड ट्रस्ट मी, यू विल अंडरस्टैंड कि आपने बहुत बार देखा होगा कि हम बहुत चीजों के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, बहुत चीजों के लिए। मार्क माई वर्ड्स, आप बैठो और अपने आप से बात करो, रियलाइज करो और पास्ट के कुछ इंसिडेंट्स उठा के देखो, गलती मेरी भी होगी। करेक्ट? कहीं ना कहीं। अच्छा, कई बार क्या होता है, कई बार हम इतने एडमिट हो जाते हैं कि हम उसको मानते नहीं है, बट ऐसा बहुत बार होता है कि कुछ सालों के बाद हमें सच में समझ में आता है कि अगर ऐसे रिएक्ट नहीं किया होता मैंने, तो शायद इतना बड़ा बवाल होता ही नहीं। यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? है ना? लेट्स से आई वाज डूइंग one-on-one काउंसलिंग अभी डे बिफोर यस्टरडे, एंड गर्ल वाज शेयरिंग विद मी, शी वाज वंडरफुल सोल, एंड शी वाज शेयरिंग कि 6 साल हो गए, 6 साल पहले एक रिलेशनशिप में थी सिर्फ 5 months के लिए। कैन यू इमेजिन? और वो आज भी अपने आप को ब्लेम कर रही है कि मैंने ही गलती करी, पता है, मैंने ही कंपैरिजन किया, मैंने ही ताना मारा। वो फंसी हुई है, 2019 में फंसी हुई है वो अभी तक। एंड नाउ शी इज रियलाइजिंग कि गलती मैंने करी अपने पार्टनर के साथ। तो कई बार क्या होता है ना, अब आप समझो कि 6 years में नो डाउट हम सब में मैच्योरिटी आती है। करेक्ट? कई बार 10 दिन पहले कोई इंसिडेंट हुआ है, हमें उस टाइम गुस्सा आता है, बट एक टाइम के बाद हमें लगता है नहीं, मतलब ठीक है, इतना नहीं करते तो चल जाता, फालतू में इतना बड़ा बना दिया। तो सबसे पहला जो कोर प्रिंसिपल है, दैट वी नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी की हर प्रॉब्लम की जड़ हमारे अंदर है, हमें 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। सेकेंड कोर रूल कि अपनी जो एनर्जीज है ना, उनको क्लियर करना है। जितनी भी नेगेटिव इमोशंस हैं और अनरिजॉल्व इश्यूज हैं, उनको बिल्कुल साफ करना है। जो अपना अंदर का शांति है ना, उसको स्टोर करना है। एंड थर्ड रूल, डिवाइन कनेक्शन। ये जो टेक्निक है ना, ये इतनी हायर पावर के साथ कनेक्टेड है ना कि ये आपको ना लाइफ में किसी भी एंगल में, किसी भी एरिया में हील करने में मदद करती है।
एंड दैट इज द रीजन मैं अभी भी बोल रही हूं, मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं कि आई एम सुपर हैप्पी एंड थैंकफुल टुडे कि आज के दिन मुझे इस पे बात करने का मौका मिला है. एंड ट्रस्ट मी, अगर आज इसको समझ लिया ना, देन यू विल सी 2025 आप लिखवा लो मुझसे. मैं ये नहीं कहती कि दुनिया बदल जाएगी, बट आप बदल जाओगे, क्योंकि अंदर बहुत कुछ बदल जाएगा. करेक्ट. सो ये इसके बेसिक कोर्स हैं. अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं हम, या इसके बेसिकली फ्रेजेस क्या होते हैं. होपोनोपोनो बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस है, राइट. इसके डीप कोर को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. तभी ये प्रैक्टिस काम करती है बहुत सिंपल. सो इसमें 4 फ्रेजेस होते हैं बेसिकली. वो 4 फ्रेजेस क्या हैं? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. करेक्ट. तो ये 4 फ्रेजेस हैं जिनकी प्रैक्टिस करनी होती है. अब ये जो 4 फ्रेजेस हैं, पहला, ये रिपीटेशन पे बोलने होते हैं. करेक्ट. बिकॉज इट्स अ हीलिंग चैंटिंग, और चैंटिंग हमेशा हम रिपीटेशन पे करते हैं, राइट. आप कोई भी मंत्र बोलते हो, तो आप उसकी चैंटिंग करते हो. लेट्स से अगर मैं हिंदू उसकी बात करूं या बुद्धिज्म उसकी भी बात करूं, तो 108 इज अ वेरी सेक्रेड नंबर. करेक्ट. वो हमारी जो माला होती है ना, दैट इज ऑल्सो 108. तो वो 108 का अपना एक रेलिवेंस है, 21 डेज का अपना एक रेलिवेंस है. तो इसकी भी ना जो चैंटिंग है वो रिपीटेशन पे है. अब रिपीटेशन पे जो चैंटिंग है वो 4 फ्रेजेस हैं. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू. अब सबसे पहले समझना है, हमने ये तो समझ लिया कि बहुत सिंपल वर्ड्स हैं. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. आई एम सॉरी किसके लिए? तो आपको ये एक्सेप्ट करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए माफी मांगना है कि आपके थॉट्स और एक्शंस ने किसी प्रॉब्लम को जन्म दिया है, ये आपने एक्सेप्ट किया है. तो मान लीजिए आपने फॉर एग्जाम्पल किसी, लेट्स से, ठीक है, साथ में एग्जाम्पल भी लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप में आपको लगा कि नहीं चला, या कोई गड़बड़ हुई, या डिस्टेंस आया, या झगड़ा हुआ, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से माफी मंगवानी है, मांगनी है कि सॉरी, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई है, मैंने ये एक्सेप्ट किया. सो आई एम सॉरी कि मैंने अपने एक्शन से प्रॉब्लम को क्रिएट किया. जब कोई रिलेशनशिप खराब होता है, टूटता है, झगड़ा होता है, दोस्ती खराब होती है, कुछ भी होता है, उसमें गलती दोनों की होती है ना. तो हम ये भी रियलाइज करते हैं कि कभी हमसे भी उसमें कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, हम हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकते. तो पहला फ्रेज इज आई एम सॉरी, दैट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग कि गलती हुई है. इसी इंटेंट से करना है. सेकंड, कि प्लीज फॉरगिव मी, मतलब आप माफी मांग रहे हो कि प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो. तो फॉरगिवनेस मांगना एक हम्बल एक्ट है, राइट, जो हीलिंग से शुरू करता है. तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड या डिवाइन पावर से आप माफी की रिक्वेस्ट करते हो, राइट. अब जो रिलेशनशिप खराब हुआ उसका एक्सेप्टेंस आपने आई एम सॉरी कह के ले लिया, लेकिन जो रिलेशनशिप खराब हुआ, जो दोस्ती खराब हुई, उससे दिल मेरा भी तो दुखा है. करेक्ट. सो प्लीज फॉरगिव मी फॉर द पेन आई कॉज्ड. मेरी वजह से जो भी तकलीफ हुई इस शरीर को, इस सबकॉन्शियस माइंड को, मैं उसके लिए माफी मांगती हूं. सो सेकंड फ्रेज इज प्लीज फॉरगिव मी. करेक्ट. एंड थर्ड इज ग्रैटिट्यूड, जिसको हम बोलते हैं थैंक यू. करेक्ट. क्योंकि जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं या हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, तो ये पॉजिटिविटी को एम्पलीफाई करता है. ठीक है. तो थैंक यू मतलब किस लिए? थैंक यू फॉर द स्ट्रेंथ टू हील. अब जो भी मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई है, मैं थैंक यू बोलती हूं कि आगे मैं हीलिंग जर्नी पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, एंड आई एम वेलकमिंग. करेक्ट. एंड फोर्थ इज आई लव यू, मतलब कि आपने आप और सिचुएशन को जो अनकंडीशनल, मतलब अपने आप को ना अनकंडीशनल लव देना है, क्योंकि ये अनकंडीशनल लव आपकी जो हीलिंग जर्नी है उसको कंप्लीट करेगा. तो बेसिकली जो आपकी लाइफ में आने वाला है ना, आप उसको पहले से ही आई लव यू बोल रहे हो, खुले हाथों से, खुले दिल से. करेक्ट. क्योंकि कंप्लीट इसी से होगी जर्नी. सो आई लव यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई जर्नी. करेक्ट. तो ये जो 4 फ्रेजेस हैं, इनकी रिपीटेशन इस होपोनोपोनो प्रैक्टिस में, हीलिंग प्रैक्टिस में होती है. अब जैसे मैंने बात करी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की,
करेक्ट? तो होपोनोपोनो सिखाता है कि जितनी भी प्रॉब्लम है आपको बाहर दिख रही है, जैसा कि मैंने पहले भी शेयर किया कि उसकी जड़ कहीं ना कहीं हमारे अंदर है। लेकिन एक बात समझना कि जड़ हमारे अंदर होने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप कल्प्रिट हो, आप दोषी हो, आपको सजा मिलनी चाहिए। नहीं, इसका मतलब यह है कि आप जो सोल्यूशन निकलेगा उसका हिस्सा बन सकते हो। तो बिल्कुल भी ये गिल्ट अपने सर पे नहीं लेना, राइट? कि जो भी प्रॉब्लम है, मुझे समझ में आ गया, मेरी वजह से तो 100% मैं ही जिम्मेदार हूं। नहीं, आगे जो सोल्यूशन होगा उसका आप हिस्सा बन सकते हो। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये काम भी ऐसे ही करता है। कैसे करता है? तो जितने भी हमारे, ये माना जाता है कि जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, हमारे एक्शंस हैं, वही हमारी लाइफ बनाते हैं। करेक्ट है? तो अगर कोई रिश्ता बिगड़ता है या किसी काम में रुकावट आती है, तो सबसे पहले अपने आप से यह पूछना है कि मुझे क्या सीखने की जरूरत है। करेक्ट? अब फॉर एग्जाम्पल आपके बॉस ने आप पे गुस्सा किया, ठीक है? अब आप बिल्कुल पूरी एनर्जी आपने लगा दी कि क्यों ऐसा हो रहा है, और मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मैंने तो पीपीटी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बनाई थी, मैंने लेट नाइट शिफ्ट में भी काम किया, मैंने सब कुछ किया, बट स्टिल माय बॉस इज नॉट हैप्पी। तो भाड़ में जाए दुनिया और भाड़ में जाए बॉस, ऐसा नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज पहले यह समझने की कोशिश करनी है कि इसमें मुझे क्या सीखना है। करेक्ट? बिकॉज कहीं ना कहीं में भी हो सकता है कि कार्मिक साइकिल का हिस्सा है जो हमें आज समझ नहीं आ रहा, या थोड़ा थोड़ा जब हम इन चीजों के बारे में ध्यान रखते हैं या हम समझने लगते हैं तो हम समझते हैं कि हाँ, ये कार्मिक का हो सकता है। कि कभी कभी कहते हैं ना कि बहुत सारे लाइफ में इंसिडेंट ऐसे होते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि अरे कुछ होगा ऊपर, है ना, आज तुमने चुका दिया, है ना। कई बार हम कोई ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ लाइफ में हो जाता है ना कि हम बोलते हैं कि ये क्या, मतलब मैंने तो इतना किया, या मैंने तो ये किया, या मैंने तो इतना खर्चा कर दिया, बदले में मुझे मिला नहीं, या ये हुआ या वो हुआ। तो बेसिकली उसके चक्कर में हम फंस जाते हैं। करेक्ट है? तो ये जो कार्मिक साइकिल का जो हिस्सा होता है ना, कार्मिक साइकिल मतलब चली आ रही है, खत्म नहीं हुई, वो आपने उसके जो डेप्थ थे ना वो चुकाए नहीं। तो पिछले जन्म में कुछ तो करा होगा, ठीक है, इस जन्म में कुछ तो मिल रहा है उसका। वो जो बोलता है ना कि हाँ, या तो पिछले जन्म का है या तो इस जन्म का है। इस जन्म में अच्छे कंप्लीट हो गए, अच्छे कर दिए, तो वो रुक जाएंगे, वो कंटिन्यू नहीं होंगे। लेकिन अगर पिछले जन्म में भी खराब थे, इस जन्म में भी खराब है, राइट, तो फिर आगे कार्मिक साइकिल हिलने वाला है। तो वो चीज समझना है। करेक्ट है? तो जैसे बेसिकली कि तो जब ऐसा कोई सिचुएशन आपके साथ है तो आपको वो इंटेंशन सेट करना है बैठ के, एंड देन यू विल थिंक कि क्या इशू है। आपको वो पूरा सिनेरियो समझना है कि ऑफिस में क्या इशू हुआ है, राइट, आपकी कहां गलती है, और उसके बाद आपको इन 4 फ्रेजेस को बोलना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। करेक्ट? तो इस तरीके से दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। नेक्स्ट कैन बी कि जैसे हमने शेयर किया कि जो मेमोरीज है ना, इनकी क्लिनजिंग करती है, राइट। क्या आप इस बात को मानते हो कि सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं, और कहीं ना कहीं वो बचपन से लेके अभी तक अटके हुए होते हैं, राइट। तो ये बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं ना, उनको जन्म देते हैं। तो इन जो ये मेमोरीज है ना, इनको क्लिंस करने पे भी होपोनोपोनो बहुत हेल्प करता है। एक एग्जाम्पल से समझाती हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारे इंसिडेंट देखे होंगे, बट लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात करूं, आज मैं उस बात को एक अलग नजरिए से देखती हूं। बट लेट्स से फॉर एग्जांपल, समवेयर इन माय सबकॉन्शियस हेड आई हैड दिस नेगेटिव फीलिंग एंड थॉट दैट पापा इज नॉट अवेलेबल फॉर मी ऑल द टाइम। करेक्ट? बचपन से, आई डोंट नो, बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी गुड इन स्टडीज, बट एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में, डिबेट्स में, बहुत सारी चीजों में आई वॉज वेरी गुड। पापा काम में इतने बिजी रहते थे कि वो कभी, एंड आई यूज्ड टू गेट हमेशा फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, फर्स्ट प्राइज, थर्ड प्राइज, हमेशा। तो लोग ना मेरे लिए बहुत तालियां बजाते थे, और जब लोग मेरे लिए तालियां बजाते थे ना, तो मुझे एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता था। करेक्ट? लेकिन उन तालियों में, उन ताली बजाते हुए लोगों में मैं हमेशा अपने फादर को ढूंढती थी, ऑलवेज। और ये इंसिडेंट मेरी लाइफ में इतना, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा, मेमोरी में ऐसा बैठ गया ना कि वो आज तक नहीं निकल पाया। मतलब अब तो खैर बहुत सारी चीजें ठीक हो गई,
मैनिफेस्टेशन आ गया, अट्रैक्शन आ गया, चीजों को हील किया, बट एक टाइम तक था दिक्कत। बिकॉज फॉर एवरी फीमेल द फर्स्ट हीरो ऑफ लाइफ इट्स फादर, इट्स अ फादर। पापा सबसे बड़े हीरो है ना, और मेरा हीरो मेरे लिए कभी ताली नहीं बजाता था। मैं अपने हीरो को ना पूरे भीड़ में ढूंढती थी कि कहाँ है। इनफैक्ट ये तो छोड़ो, मैं अपने प्राइजेस, अपने सर्टिफिकेट्स या तो छुपा के या अपने प्राइजेस ट्रॉफीज बेचकर तब घर जाती थी, क्योंकि अगर मैं घर गई और मैंने बताया कि ये मुझे ट्रॉफी मिली है और उन्हें पता चल गया तो मेरी पिटाई होनी है, क्योंकि उनका मकसद था मैं पढ़ूं। ही रियली वॉन्टेड मैं अच्छे से पढ़ूं, मेरा पढ़ाई में दिमाग कभी लगा नहीं। करेक्ट। सो आई ऑलवेज हैड दिस थिंग इन माई माइंड कि मेरा बेबी होगा ना जब भी, मैं हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहूंगी। करेक्ट। बट आज समझ में आता है कि ओह, मैं भी तो वर्क करती हूं, मैं भी काम करती हूं, आई एम ऑल्सो वर्किंग फीमेल, आई कैन नॉट अवेलेबल फॉर माई चाइल्ड एवरी टाइम। तो जैसे जैसे मैं बड़ी होती चली गई, मुझे मेहनत के मायने समझ में आने लगे, चीजें समझ में आने लगा, ओके पेरेंट्स हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकते। बट ये मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं इतना बैठ गया कि ये निकाले नहीं निकला। एंड इट टुक लॉन्ग ईयर्स बिकॉज मैंने उस अपने हीरो को हमेशा मिस किया है। तो मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड था उसमें इतनी नेगेटिव मेमोरीज हैं कि वो कभी नहीं थे मेरे लिए। पीपल यूज टू आस्क कि पापा का लाइक बिजी हैं बिकॉज ही यूज टू वर्क ऑन सैटरडे संडेज एज वेल। किसके लिए? मेरे लिए, हमारे लिए, परिवार के लिए। ये आज समझ में आता है, उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था। राइट। तो होपोनोपोनो का अगर आप सच में बहुत अच्छा एक और यूज कर पाए तो उसका जो यूज है ना, वो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं और बिलीव्स हैं उसको साफ कर सकते हैं। अब मेरा वन ऑफ द बिलीफ वाज कि आई कैन नॉट कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। राइट। बहुत सारे सेशंस लिए हैं, वर्कशॉप्स लिए हैं, आज भी करती हूं। राइट। बट नहीं हो पाएगा शायद। हाँ, बोल लेती हूं, बात कर लेती हूं, किसी चीज को समझा सकती हूं, बट मे बी नहीं। बट एक टाइम के बाद वो समझ में आया, देयर वर मेनी थिंग्स इन लाइफ विच आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये मेरी मेमोरी में क्यों है। और आपके साथ भी होता होगा कि आपने कई बार या तो आपने इस बात को सोचा होगा, आपको कई बार लगता है कि मैं अलग हूं अपने परिवार में, मेरा थॉट बाकी लोगों जैसा नहीं है ना, मेरे एक्शंस बाकी लोगों जैसे नहीं है। जैसे मुझे बहुत लोग बोलते थे कि तुम फैमिली का हिस्सा नहीं लगती हो, यू आर वेरी डिफरेंट, है ना, बहुत लोग बोलते हैं ना। तो हमें वो समझ ही नहीं आता। कई बार ऐसा होता है कि आपके अंदर एक थॉट होता है और आपको समझ ही नहीं आता है थॉट कहां से आया है, बट कहीं ना कहीं वो मेमोरीज से आया है। सो फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द एग्जाम्पल लेट्स से वी कैन टेक कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। कितनों ने सुना है? तो जिंदगी में मुझे यही समझ में आया, मेरा यही नेगेटिव थॉट था कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। राइट। या पापा से हमेशा सुना, रिश्तेदारों से सुना, जितनी चादर उतनी पैर। तो ये जितनी चादर उतने पैर में हम बहुत सालों तक सिमटे रह गए। हमें ये समझ ही नहीं आया कि मेहनत करो, चादर बढ़ा लो। हम जितनी चादर उतने पैर में फंसे रह गए। अगर सपना बड़ा है तो चादर भी बड़े करो और पैर भी लंबे फैलाओ, मेहनत ही तो ज्यादा करनी है। राइट। पैसे वाले लोगों से दोस्ती नहीं करते। राइट। नेगेटिव थॉट्स कहता है पैसे वालों से दोस्ती मत करो, अमीर लोग अच्छे नहीं होते। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये कहीं ना कहीं ब्लूप्रिंट है और ब्लूप्रिंट को चेंज किया जा सकता है। तो जो हमारी बचपन की मेमोरीज हैं, राइट, जो नेगेटिव मेमोरीज हैं स्पेशली, अगर आपको उनसे छुटकारा पाना है, उनसे हटना है, जो आज तक आपको तकलीफ देती है, लाइक समटाइम्स कि मुझे किसी ने गले नहीं लगाया, मुझे आज तक किसी ने सॉरी नहीं बोला, मुझे पापा ने कभी हग नहीं किया। आजकल के बच्चे तो कर देते हैं ना, थैंक यू डैडी, आई लव यू डैडी, थैंक यू मम्मा, बट मेरी जनरेशन में नहीं था। तो ये कि ये दूरी बढ़ा रहा है, ये गेटिंग इट। तो हमें इस चीज को समझना है कि ये चेंज हो सकता है, इन्हीं फ्रेजेस के थ्रू हम कर सकते हैं। अगर हम इनको रिपीटेशन पे बोलते हैं तो चेंज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, बार बार अगर आपको फाइनेंसिस इशू, जैसे मैंने अभी बोला मनी से रिलेटेड, अगर बार बार आपको लग रहा है कि फाइनेंसिस इशू आ रहे हैं, आपको बार बार वो फाइनेंसिस इश्यूज को देखना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, बचपन वाला, वहां पे आपने फाइनेंसिस इशू देखे हैं, ये पॉसिबिलिटी है।
तो आपको इन यादों को मिटाना है, राइट? कि मैं आई डोंट फील ब्यूटीफुल बिकॉज मुझे किसी ने ब्यूटीफुल बोला ही नहीं बचपन में, कॉम्प्लीमेंट दिया ही नहीं। करेक्ट? आप जो पैसों की प्रॉब्लम्स देख रहे हो वो भी आपने कहीं ना कहीं बचपन में आपने घर में देखा, मम्मा के पास पैसे नहीं होते थे, सब्जी कम आती थी, पापा बहुत सारी हेल्प नहीं कर पा रहे, घर में कोई और कमाने वाला नहीं है, तो आपने हमेशा एक तंगी देखी है। बट ये एक नेगेटिव थॉट हो गया मनी को लेके। चेंज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। करेक्ट? देन इट्स हैविंग अ डिवाइन कनेक्शन ऑल्सो। जैसे मैंने बोला, इसका वन ऑफ द कोर वैल्यू इज कि ये डिवाइन एनर्जी से जोड़ता है। तो जब आप अपनी सोल को क्लिंस करते हो ना, राइट, तब हमारा जो डिवाइन एनर्जी के साथ तालमेल बहुत अच्छा बैठता है, राइट? तो जब इस प्रैक्टिस को आप बहुत अच्छे तरीके से करते हो, राइट, मेडिटेशन वे में भी करते हो, ठीक है? देखो, व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज हो सकता है रिलेशनशिप, करियर, फैमिली, फाइनेंसेस, हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब कुछ हो सकता है। बट आप में से शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका ये सब ना होके एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आप करना चाहते हो होपोनोपोनो, कि ठीक है वो मेरा जो सेक्टर है वो ठीक है, बट आई रियली वांट टू ग्रो स्पिरिचुअली। तो इफ यू वांट टू ग्रो स्पिरिचुअली, तो डिवाइन कनेक्शन के साथ ये एक बेस्ट वो है, पाथ है, वो कर सकते हो। नेक्स्ट कैन बी, आप इससे अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हो। आप ये मानते हो कि हम सबके अंदर एक छोटा बच्चा है, कभी बाहर आता है, कभी बाहर नहीं आता है। बट एक सच बताऊं, अब बाहर नहीं आता है। बहुत वक्त हो गया अपने अंदर के छोटे बच्चे को बाहर निकाले हुए। जिम्मेदारियां आ गई ना, तो बड़े हो गए हम वक्त से पहले। आप में से बहुत लोग जिम्मेदारियों की वजह से वक्त से पहले बड़े हो गए हो, मानते हो? है ना? आखिरी बार कब डांस किया था बच्चे की तरह? आखिरी बार कब रोया था बच्चे की तरह? है ना? आखिरी बार कौन सा ऐसा काम किया था बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह? याद है? तो कहां गया वो इनर चाइल्ड? है तो हम सबके अंदर, दबा के क्यों रखा हुआ है? बाहर क्यों नहीं आ रहा? जिम्मेदारियां 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 खत्म ही नहीं हो रही, और खत्म होगी भी नहीं। तो फिर इनर चाइल्ड को इतना क्यों दबाना? आई रिमेंबर व्हेन आई यूज्ड टू बी लाइक कॉलेज में या उससे भी पहले, मुझे हमेशा आइसक्रीम्स 2 खानी अच्छी लगती है। वो कहते हैं ना, दोनों हाथ में लड्डू होता है तो बड़ा मजा आता है। मुझे दोनों हाथ में आइसक्रीम होती है तो बड़ा मजा आता है। ठीक है, एलर्जी है मुझे, चलता रहेगा मेरे को, लेकिन फिर भी मुझे चाहिए। है ना? जब हम छोटे थे, मुझे याद है कि पास वाले गली से भी कोई बारात निकलती थी ना, हम अपने घर में नाचते थे, क्योंकि वो गाने बड़े पसंद थे मुझे, जो नाचती हुई बारात निकलती थी, मतलब दबा के। और गलती से अगर सुनाई देगा कि पापा आ रहे हैं या मम्मा आ रहे हैं, सब बंद। आज नहीं करते हम, आज उल्टा हाँ शोर आ रहा है बंद करो, बहुत बड़े हो गए, बंद करो बंद करो, शोर आ रहा है, मेरे को लैपटॉप पे काम करना है, मेरी मीटिंग चल रही है, बंद करो, बच्चे शोर कर रहे हैं, बंद करो। अपना तो बचपन मार ही दिया है, बच्चों का भी तैयार है हम, बड़े हो जाओ। तो कभी कभी मैं और अमित बहुत हंसते हैं कि हम इवाना समटाइम्स हम खुद उसको कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि कुछ चीजों के लिए हम उसको बोलते हैं ईवू ऐसे नहीं करना, आप बड़े हो गए हो, और कुछ चीजों के लिए हम उसे बोलते हैं ईवू आप अभी बहुत छोटे हो। तो लाइक मेरे माँ बाप कंफ्यूज है क्या? कभी बोलते हैं छोटे हो, कभी बोलते हैं बड़े हो, इन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरा क्या हो रहा है अभी। यू गेटिंग इट? सो बेसिकली अगर आपको अपने इनर चाइल्ड को से को हील करना है, तो आपको ये प्रैक्टिस बहुत हेल्प करेगी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारा इनर चाइल्ड जो है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड से डेवलप होता है, कहते हैं ना 8 साल के बच्चे तक का सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होता है, तो जो वो उस लेवल से जो चला हुआ आ रहा है ना, उसका कहीं ना कहीं बैलेंस हिला हुआ है। और जब उसका बैलेंस हिलता है ना, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और आप देखोगे, जैसे आप हर चीज में ना, ये जो इनर चाइल्ड वाली है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल की रिलेशनशिप में यू विल सी मैक्सिमम अच्छे रिलेशनशिप्स जिन्होंने उनकी लाइफ में, जिन्होंने अपने पेरेंट्स की लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप्स देखे। करेक्ट? आपने देखा है कि हाउ योर फादर इज रिस्पेक्टिंग योर मदर एंड हाउ इज योर मदर ट्रीटिंग योर फादर, हाउ दे लव ईच अदर और हाउ दे फाइट विद ईच अदर।
वो कैसे लड़ते हैं, लैंग्वेज अब्यूजिव है क्या, राइट, या फादर छोड़ के चले गए या मदर छोड़ के चली गई, तो वो जो इनर चाइल्ड था ना, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये रह गया कि रिलेशनशिप ऐसे ही होते हैं। आप में से बहुत लोगों का ये सवाल होगा कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ कि सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, हमेशा ऐसा पार्टनर क्यों मिलता है जो मुझे समझता ही नहीं है। कब आएगा मेरे को समझने वाला पार्टनर, कब आएगा? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में थिंग इज देयर कि कोई छोड़कर गया है। तो कभी ना कहीं कुछ लोग होते हैं जिनको हमेशा ये डर बना रहता है कि इससे प्यार किया तो ये छोड़ के चला जाएगा, इससे दोस्ती करी तो ये छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि मुझे सब छोड़ के चले जाते हैं, राइट? और आपके इनर चाइल्ड को ये इतना डिस्टर्ब कर सकता है जिसकी कोई हद नहीं। आई हैड 1-to-1 सेशन लास्ट 3 weeks बैक। Amazing, beautiful female from Ahmedabad, I guess. She was just suffering from one thing. You know what? कि दोस्तों ने छोड़ दिया, ग्रुप से निकाल दिया, ब्लॉक कर दिया, और बचपन से सारे दोस्त मुझे छोड़ के चले जाते हैं। सो उसके इनर चाइल्ड में क्या डिसबैलेंस है कि सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं। और मैं आई वॉज काउंसलिंग टू, शी वॉज लिटरली क्राइंग। मैंने कहा अरे भाई एक टाइम है मेरा बात करने का, रोना बंद करो पहले। एंड शी वॉज क्राइंग 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 क्राइंग, वो इतना दुख अंदर कि ऐसा क्यों, करेक्ट? तो इससे जो इनर चाइल्ड हीलिंग है ना हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब लगे कि बाकी एरियाज ठीक हैं तो अपना इनर चाइल्ड हील कर लो इस एडवांस होपोनोपोनो के एडवांस पहलू से। दिस इज वन ऑफ द एडवांस थिंग जो आप होपोनोपोनो में कर सकते हो। आपको करना क्या है, अपने इनर चाइल्ड से बातें करनी है, उसको ये बताना है कि आप उसे समझते हो, आपको उसकी जरूरत है, ये बताना है। इट कैन बी लाइक अकेले खुद से अपने आप से बातें, यस। इट कैन बी लाइक उसमें मिरर में देख के उससे बातें, यस। सेल्फी में देख के खुद से बातें, यस। आपको लिटरली उससे बात करनी है ना? तो जब हम तैयार होके या मेकअप करके खुद से बात करते हैं ना, राइट, तो वो हम अपने आप से, अपने फिजिकल से, अपने सोल से बात करते हैं। सिमिलरली हमने इनर से करनी है ना? और उसको बोलो, उसको डेली बोलो कि आई रियली मीन इट, आई मीन मैं सच में तुझे समझता हूं, मुझे जरूरत है तेरी, आई रियली नीड यू, है ना? करेक्ट? तो आप कैसे बोल सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कि मान लो अगर आपने अब तक कभी उसको इग्नोर किया है तो आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इग्नोर किया, प्लीज फॉरगिव मी, मैंने तुम्हें ठीक से सुना नहीं कभी, थैंक यू, तुमने मुझे लाइफ के इतने सारे एक्सपीरियंसेस दिए, एंड आई लव यू, क्योंकि तुम मेरी सोल का हिस्सा हो, है ना? तो जिंदगी में कुछ भी हो जाए, राइट, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें इग्नोर किया। बच्चा इग्नोर कर दिया ना, अब उसका आइसक्रीम खाने का मन है, नहीं खा रहे हो, उसका डांस करने का मन है, नहीं कर रहे हो, है ना? सड़क पे चलते चलते भी बारात जाए तो नाच लो, किसने रोका है? पुलिस अंदर कोई कर देगी, है ना? तो आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया, प्लीज फॉरगिव मी कि मैंने तुम्हें ठीक से सुना नहीं, थैंक यू लाइफ के इतने अच्छे एक्सपीरियंस देने के लिए, एंड आई लव यू, क्योंकि तुम मेरी सोल का हिस्सा हो। करेक्ट? तो इससे इनर चाइल्ड को बहुत, मतलब जैसे पता है आपको लोगों ने इग्नोर किया कभी बचपन में, और आपने उसका कोई भी कुछ दिमाग में बिठा लिया, आपको लगा मैं सुंदर नहीं हूं, मेरा वेट बढ़ा हुआ है, मेरी ड्रेसिंग पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, राइट? कुछ भी दर्द लेके आप बैठे हुए हो बेकार का, आप इसे चेंज कर सकते हो। तो वॉट एवर हैपेंड इन सबकॉन्शियस माइंड आपके इनर चाइल्ड के साथ बचपन में, कोई भी इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, आप उसको हील कर सकते हो। दैट इज एडवांस थिंग विथ होपोनोपोनो, जो बहुत लोगों ने फील की है और प्रैक्टिस भी की है। ओके, इसकी वन ऑफ द एडवांस चीज जो आप यूज कर सकते हो, इट इज ब्लू ग्लास वाटर आता है ना, सॉरी ब्लू ग्लास की जो बॉटल आती है, ओके, तो ग्लास की बॉटल लीजिए ब्लू कलर की,
ओके तो बेसिकली जो आपका जो सोलर वाटर होता है ना, वो आपकी नेगेटिव एनर्जीज को क्लियर करता है। तो आपको क्या करना है, एक ब्लू कलर की बॉटल लेनी है, ग्लास की, ठीक है, उसमें फ्रेश पानी भरो, उसको कम से कम धूप में रखो 2 घंटे, 2-2.5 घंटे, 3 घंटे, ठीक है, और आपको इसको पीना है। दिस इज वन ऑफ द टेक्निक, ओके, दिस इज वन ऑफ द हीलिंग टेक्निक, आपको करना है ये, ठीक है। ब्लू कलर की आप बॉटल ले सकते हो, ग्लास बॉटल, उसमें पानी भरो, सन में रखो, तो वो जो सोलर एनर्जीज है ना, वो उसको अंदर आएंगी, बिकॉज जो ब्लू सोलर वाटर होता है ना, वो हमारी एनर्जीज, ठीक है, जो नेगेटिव एनर्जीज है उसको शांत करता है, ठीक है। तो बेसिकली इससे होता क्या क्या है, देखो, जब आप पानी बाहर धूप में रखते हो तो सन की एनर्जीज आती हैं, ठीक है, जिसको कहा जाता है कि जो नेगेटिव एनर्जीज है उसको क्लीन करता है और पॉजिटिव वाइब्रेशंस लाता है। तो इससे आपकी एनर्जी क्लीन होती है, इससे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है, ठीक है। जो आपको शांति चाहिए, जो आपको पॉजिटिविटी चाहिए, जो आपको कामनेस चाहिए, वो इससे इंक्रीज होती है। थर्ड क्या होता है कि ये जो सोलराइज्ड वाटर होता है, इसका माना जाता है कि इससे आपकी एनर्जीज भी, जो हीलिंग है ना, वो बूस्ट हो जाती है, मतलब डबल लेवल पे। मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हीलिंग बहुत फास्ट होती है जब आप सोलराइज्ड वाटर पीते हो तो, ठीक है। एंड बेस्ट पार्ट जो मैंने आपको बताया कि होपोनोपोनो से इसका बहुत अच्छा कनेक्शन है, क्योंकि जो आपके मेमोरीज हैं, जो आपके पैटर्न्स हैं नेगेटिव सबकॉन्शियस माइंड में, ये उनको क्लीन करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। देखो, बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं कि आज हमें लाइफ में ग्रो करना है, करियर में ग्रो करना है, एज अ पर्सन ग्रो करना है, रिलेशनशिप में ग्रो करना है, तो जो हमारी ब्लॉकेजेस हैं उन्हें तो खत्म करना है ना, बाकी तो कहीं और दिक्कत ही नहीं है। जो हमारे पैटर्न्स चले आ रहे हैं, उन पैटर्न्स को तोड़ के हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत सिंपल है, वो कहते हैं ना कि कुछ नया करने के लिए वो करना पड़ेगा जो पहले कभी नहीं किया। तो आप एक चीज समझो कि खराब कुछ नहीं है, पहला, करेक्ट, तो अपने आप को इतना ब्लेम नहीं देना। दूसरा कि ठीक किया जा सकता है, यस, आज 2025 के डे 1 पे अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, तो पॉसिबिलिटी तो है, तो करके देख लेते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो इससे ठीक हो सकता है, दैट इज योर कार्मिक रिलेशनशिप। यू कैन हील योर कार्मिक रिलेशनशिप थ्रू दिस। आपने अक्सर देखा होगा अपनी लाइफ में, आपकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसे रिश्ते आए हैं जिन्होंने बहुत दर्द दिया है, इतना स्ट्रगल हुआ है ना उस रिलेशनशिप में कि समझ ही नहीं आया कि क्या था, ठीक है। तो ये आपके कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, करेक्ट। और ये जो कार्मिक होते हैं ना, बेसिकली इनके लिए बोला जाता है कि 2-3 चीजें बोली जाती है। पहला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि जिंदगी के बहुत बड़े बड़े लेसन ये आपको देके जाते हैं, इसलिए तो डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो कार्मिक कनेक्शन है, जो कार्मिक रिलेशनशिप है, जो कर्मा से जुड़ा हुआ है, जैसे पेरेंट्स है हमारे, ठीक है, या हमारा कोई पार्टनर लाइफ में आता है, तो अक्सर ये तकलीफ देते हैं और समझ ही नहीं आता कि क्या करना है। तो इनको भी हील किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कार्मिक कनेक्शन की बात करें, तो अगर हम अपने पेरेंट्स के यहां पैदा हुए हैं तो कोई तो कार्मिक कनेक्शन है, करेक्ट। फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, सिस्टर, ब्रदर, कोई भी हो सकता है। लेट्स से ओवरऑल पेरेंट्स की बात करते हैं, तो अगर मैंने अपने पेरेंट्स के यहां जन्म लिया है तो उनके साथ मेरा कार्मिक कनेक्शन है। अब लेट्स से अगर उनके साथ ही मेरा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रेसफुल वाला है, बहुत ज्यादा, जैसे एक टाइम पे मेरा था, एंड आई एम श्योर आपका भी रहा होगा, क्योंकि टीनेज वाली लाइफ में, टीनेज वाली सिचुएशन में माँ बाप तो हिटलर होते हैं ना। मेरे भी थे, मैं भी उनको हिटलर मानती थी कि उन्हें मेरी बात क्यों समझ में नहीं आती, उन्हें मेरे ड्रीम्स क्यों नहीं समझ में आते, उनको हर चीज में रोकना टोकना क्यों है। तो इन वजह से मेरा जो झगड़ा होना, डिसएग्रीमेंट्स होना, साउथ पोल नॉर्थ पोल होना, ये बहुत ज्यादा हो गया था। देन व्हाट आई अंडरस्टूड इज आई नीड टू वर्क ऑन इट, ओके। तो ना मैंने खुद को दोष दिया, ना मैंने पेरेंट्स को दोष दिया, मैंने ये समझा कि मुझे क्या चीजें ठीक करनी है। एंड आई रिमेंबर, मुझे बहुत पहले किसी ने एक बहुत खूबसूरत बात बोली थी, सो आई शेयर्ड कि मेरे और मेरे फादर के साथ बहुत झगड़ा होता है, ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। और एक तो वो सच में टीनेज वाला जो दिमाग होता है ना, अल्हड़ दिमाग, वो दिमाग के साथ में ये थॉट लेके चल रही हूँ। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात समझाई थी कि एक चीज ध्यान रखना आध्या लाइफ में,
एक तलवार में नहीं, सॉरी, उन्होंने कहा था एक चीज बहुत ध्यान रखना कि एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। तो जो वो वाला शेर है, मतलब मेरे फादर, तो वो शेर ना अब बूढ़ा हो गया है, उसे बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो। एंड दिस हिट मी सो हार्ड कि बात तो सही है, शेर तो शेर ही रहेगा ना, जंगल का राजा ही रहेगा। मैं तो औलाद हूं उनकी, मैं तो बच्चा हूं उनका, तो मैं जंगल का राजा बनने की कोशिश क्यों कर रही हूं? मैं क्यों सोच रही हूं कि जो मैं बोलती हूं वो सही है, मेरे डिसीजन सही है, मेरे ड्रीम सही है, मुझे फ्रीडम मिलनी चाहिए? बाय, राइट? तो तब फिर मैंने इस पे काम करना शुरू किया और मैंने ये बात गांठ बांध ली कि मुझे खुद को बदलना है, मुझे उनको नहीं बदलना। एंड होपोनोपोनो प्रेयर से, उन 4 फ्रेजेस से आप अपने कार्मिक रिलेशनशिप्स को बिल्कुल ठीक कर सकते हो, कार्मिक कनेक्शंस को। करेक्ट? आई एम श्योर इसकी भी बहुत लोगों को जरूरत होगी। ठीक है, अब बात करते हैं एक चीज और में सबसे ज्यादा आपका फेवरेट टॉपिक, जिसमें ये आपको हेल्प करेगा, दैट इज मैनिफेस्टेशन। ओके, सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड कि होपोनोपोनो सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता, बल्कि आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसमें भी हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आप इस बात से अग्री करते हो कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो बट वो डिले होती है, या वो नहीं होती है, या वो कभी नहीं होती है, या आपको लगता है आप नहीं कर पाते हो। तो इसके बहुत सारी, अब प्रॉब्लम कहां आ गई? अगेन समझो, जब आपने कोई ड्रीम मैनिफेस्ट किया और वो नहीं हुआ तो प्रॉब्लम कहां आया? सबसे पहला, एक्सेप्ट करो कि कहीं तो गलती करी है। सो आई एम सॉरी, यू गेटिंग इट? कि वो ड्रीम मैंने देखा बट वो पूरा नहीं हुआ, तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस कि मैंने कहीं तो गलती करी है। गलती क्या हो सकती है? बिलीफ ही नहीं था कि होगा। गलती क्या करी होगी मैंने? कि मैंने अपनी ड्रीम को और अपने आप को उस ड्रीम के लायक ही नहीं समझा। मैं भी आपसे बोलूं कि 1 रुपया कमा सकते हो, झट से हां होगा। 1 करोड़ तो सोचने में वक्त लगेगा। लेकिन एक बात बताओ, जिससे मांग रहे हो उसके लिए 1 रुपया क्या और 1 करोड़ क्या, उसके लिए तो सेम है। आप अटके हुए हो कि 1 करोड़, सॉरी 1 रुपया पॉसिबल है, हो जाएगा। 1 करोड़, आई ला, मेरे खानदान में किसी ने नहीं देखा 1 करोड़। तो दैट मीन्स वो ड्रीम मैनिफेस्ट होने से पीछे रह गया ना, तो वहां गड़बड़ हुई। तो पहला कि माफी मांगी, आई एम सॉरी, मैं एक्सेप्ट करती हूं कि मैंने ड्रीम मैनिफेस्ट करने में कोई तो गलती करी है, कि मैंने नेगेटिव थॉट्स रहे, ठीक है, बिलीफ नहीं था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, एंड समवेयर कि खानदान में किसी ने नहीं किया तो मेरे से भी नहीं होगा, मैं भी कैसे करूं, मुझसे नहीं हो पाएगा। इस वजह से हमारे थॉट्स जो है मैनिफेस्ट हम नहीं कर पाते, राइट? तो मैनिफेस्टेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है होपोनोपोनो हीलिंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप चाहते हो कोई बहुत अच्छी जॉब पाना, ठीक है, आपको कोई जॉब चाहिए, आप जॉब पे जाना चाहते हो, और ये जॉब के लिए तो बहुत ज्यादा है बाय द वे, स्पेशली फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। लेट्स से आप एक जॉब पे जाना चाहते हो, आपकी एक ड्रीम जॉब है, आपका एक ड्रीम ऑफिस है, आपका एक ड्रीम डेजिग्नेशन है कि मेरे को अपने नाम के साथ ये डेजिग्नेशन चाहिए। अब आप गलती कहां करते हो? आप करंट बॉस को गाली देते हो। लेट्स से नॉट गाली, अब्यूसिव। आप करंट सैलरी से खुश नहीं होते हो, आप करंट ऑफिस और कलीग से खुश नहीं होते हो, और कभी कभी आपको डाउट होता है कि अचानक से नौकरी चली गई तो क्या होगा। कभी आपको डाउट होता है कि बहुत सारे आएंगे इंटरव्यू देने, मेरा सिलेक्शन कैसे हो पाएगा, मेरे पास तो ये वाली डिग्री भी नहीं है। करेक्ट है? अब एक तरफ आप ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आपके डाउट्स और आपके फियर वहां तक पहुंचने ही नहीं दे रहे। तो होपोनोपोनो के थ्रू आप उस तक पहुंच सकते हो। सेम कि मैंने अगर मैनिफेस्ट किया तो मैंने कुछ तो गलती करी होगी, आई एक्सेप्ट कि मैंने गलती करी। ठीक है, अब गलती कुछ भी हो सकती है, आपने स्किल्स पे काम नहीं किया, आपने अपनी पर्सनालिटी पे काम नहीं करा, आपने करंट सिचुएशन को खराब बोला, एंड ट्रस्ट मी, ये करंट सिचुएशन को खराब बोलना तो बिल्कुल छोड़ दो। जैसे मैंने कहा था ना, वो रिचुअल है ना कि अगर बुरा काम किया है तो बीमार पड़ जाएंगे, जो मैंने शुरू में बोला था, वो जो एक आइलैंड है साउथ पैसिफिक का, कि कुछ बुरा किया तो बीमार हो जाएंगे, और अगर कन्फेस नहीं करा ना तो खत्म है जिंदगी। तो एक चीज क्या समझनी है कि
अगर आपको ड्रीम का कुछ भी चाहिए ना, करंट को कभी बुरा मत बोलो, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये फील किया होगा कि जब भी आप नई गाड़ी लेने की बात करते हो ना, पुरानी बुरा मान जाती है। अच्छी भली चल रही है, उसको कोई सर्विस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अचानक से खर खर आवाज आती है, रुक जाएगी, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा, तो समझ में आ जाता है बुरा मान गई है। आप जैसे ही नई लैपटॉप लेने की बात करते हो, आपका पुराना क्यों घड़ करने लगता है? सोचा है कभी? हैंग होने लगता है। आप देखना, ये बहुत चीजों में होता है। सो द मोमेंट यू टॉक अबाउट एंड यू लाइक थिंक मैं नया लूंगा, नया लो, उसके बारे में बात करो, बट ये मत बोलो यार ये तो डिब्बा है, मुझे नया चाहिए, तो ये डिब्बे जैसी हरकत करने लगेगा फिर, ठीक है। तो होपोनोपोनो इज द ब्यूटिफुल एग्जाम्पल, हीलिंग प्रैक्टिस जो आपको मैनिफेस्टेशन में बहुत हेल्प करती है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ क्या कर सकते हो? ग्रुप मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं, कलेक्टिव हीलिंग भी कर सकते हैं। आई एम श्योर बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा, या बहुत सारी जो ट्राइब कम्युनिटीज हैं आपने कभी देखा, आई एम श्योर फिल्मों में तो देखा होगा, अगर ट्राइब्स में नहीं गए होंगे तो, कि वो किसी इंसान को बिठा के चारों तरफ ऐसे हाथ पकड़ के खड़े होते थे तो और हील करते थे। देखा है कि वो हीलिंग प्रेयर्स करते थे, वो फिल्मों में देखा होगा। एंड देन ब्लू लाइट्स आती थी और वो इंसान ठीक हो जाता था, हील हो जाता था, ठीक है। तो ग्रुप मेडिटेशन भी होती है, ग्रुप हीलिंग भी होती है। तो उसमें बेसिकली क्या करते हैं, जैसे सब लोग एक सर्कल में बैठ गए, ठीक है, और किसी के बारे में जो भी आप जिसके लिए भी हील करना चाहते हो वो आप ग्रुप में हील करते हो, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है, और इस तरीके से आप कर सकते हो। अब एक चीज क्या समझनी है, कई बार ना हमें बिलीफ नहीं होता कि यार ये इतना सिंपल है तो लोगों को पता क्यों नहीं है, लोग करते क्यों नहीं है, ठीक है। बट गुड पार्ट इज कि लोगों को पता चल रहा है दैट वी आर इन द एरा ऑफ डिजिटल वर्ल्ड, राइट। तो इसमें तो वी आर वेरी ब्लेस्ड की चीजें इतनी सामने आ रही हैं, ठीक है। तो आप सोचो कि अगर मैं साइंटिफिकली की बात करूं ना, तो जो ये रिपीटेशन है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ये ब्रेन की रिवायरिंग करता है, जिसे आई गेस न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है, डॉक्टरी लैंग्वेज में। तो ये दिमाग की रिवायरिंग करता है। जब भी आप बार बार किसी पैटर्न को रिपीट करते हो तो आपका वो नेगेटिव पैटर्न हटा के ये पॉजिटिव पैटर्न में रिप्लेस करता है, ठीक है। वन ऑफ द टेक्निक एनएलपी में भी ऐसा होता है, ठीक है। तो जैसे बेसिकली कि अगर किसी इंसान के दिमाग में ये बैठ गया कि उसके अंदर कोई गिल्ट है, ठीक है, या उसके थॉट्स में कुछ ऐसा है कि यार ये तो इस चीज से मुझे शर्म आ रही है या मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो दिमाग को इस सिग्नल देते हैं कि इट्स ओके, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, है ना। और इस दुनिया में हर चीज का पहला कदम एक्सेप्टेंस, ठीक है। आज की तारीख में मुझे नहीं पता पहले हम लोगों को ये पता था या पहला इतना एडवांस था या नहीं था, बट आज की तारीख में आपने फिल्म स्टार्स में, क्योंकि वो फेमस होते हैं, आसपास के तो चलो हम लोग नहीं जानते, हो सकता है एक दो केस आप जानते हो, फिल्म स्टार्स में, क्रिकेटर्स में, पॉलिटिशियंस में आपने कितने लोगों को देखा जिन्होंने कैंसर से फाइट कर लिया और ठीक हो गए? देखा है, कैंसर जैसी बीमारी से फाइट करके ठीक हो गए, मेनी एग्जाम्पल्स। ब्रेस्ट कैंसर से फाइट करके ठीक हो गए, मेनी एग्जाम्पल्स। यू नो व्हाई? द फर्स्ट स्टेप एक्सेप्टेंस। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, एक्सेप्ट करके हीलिंग जर्नी पे जाना है। और साथ में तो एक्शन चल ही रहा है, मेडिटेशन, योगा, दवाइयां, डॉक्टर्स टेक केयर कर रहे हैं, थेरेपी चल रही है, जो भी चल रहा है, करेक्ट। तो इसलिए इसको पैटर्न्स रिप्लेस होते हैं, तो कहते हैं कि दिमाग की रिवायरिंग इसमें होती है, ठीक है। आपका जो हार्ट है, बेसिकली हार्ट और ब्रेन ना, इट्स लाइक कोहेरेंस, ये एक उसमें सिंक्रोनाइज हो जाता है। कहते हैं ना कि जब आप आई लव यू ज्यादा बोलते हो और थैंक यू ज्यादा बोलते हो तो आपका ब्रेन और हार्ट बिल्कुल एक सिंक में आ जाता है, ठीक है, जिसे हार्ट ब्रेन कोहेरेंस बोलते हैं। इससे क्या होता है, आपका स्ट्रेस कम होता है ना। इसलिए लाइफ में ऐसा क्यों है कि पार्टनर को आई लव यू और थैंक यू बोल दो तभी धड़कनें मजेदार हो जाती हैं, और कुछ कहने से तो नहीं होती, ठीक है। सॉरी बोलते रहो, सॉरी नहीं, नॉट सॉरी, बट आई लव यू बोलने से मतलब क्या, कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, यू गेटिंग इट। तो जब हम इस हीलिंग प्रैक्टिस में भी बार बार आई लव यू और थैंक यू बोलते हैं तो हमारी जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने जैसे शेयर किया कि जो सबकॉन्शियस माइंड है और इमोशनल हीलिंग है वो बहुत अच्छे से होती है, जो हमारी हेल्थ रीजंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि ये जो ये आई लव यू कहना और आई लव यू एंड थैंक यू कहना,
जो ये प्रोग्रामिंग है ना सबकॉन्शियस माइंड की, इसको बहुत पॉजिटिव करता है, क्योंकि कहते हैं ना कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे बिहेवियर का 90% कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे वो क्या बोलते हैं दैट वर्ड, कॉर्टिसोल लेवल वो कम करता है। और आपको पता है अगर आपके कॉर्टिसोल लेवल आपकी बॉडी में अगर बढ़ता है, आपके हार्मोन्स कहते हैं ना स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं वो अगर बढ़ते हैं तो आपको एंजाइटी होती है, बट अगर वो कम होते हैं तो आपकी बॉडी रिलैक्सेशन वाली स्टेट में होती है, आपका जो स्ट्रेस होता है वो आपको कम लगता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है आपके, वो कहते हैं ना कि न्यूरो साइंस के वे में भी काम करता है, ठीक है। जो आपकी वाइब्रेशन हीलिंग्स हैं वो बहुत हाई हो जाती हैं, क्योंकि इसमें साउंड्स की बहुत पावर होती है। आपने कभी देखा जब शंख बजता है तो उसकी वाइब्रेशन क्या होती है, उसकी वाइब्रेशन बहुत पावरफुल होती है। सिमिलरली साउंड, बिकॉज साउंड की वाइब्रेशन बहुत पावर होती है। तो जब आप इन 4 फ्रेजेस को पूरी शिद्दत से आप इसको रिपीट करते हो ना, तो इनकी वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल होती हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वो आपको समझना है। जैसे अब वाई रिपीटेशन, तो रिपीटेशन के लिए जैसे मैंने बोला, आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा या शायद नहीं सुना होगा। बहुत साल पहले मैंने कोई आर्टिकल पढ़ा था जिसमें था कि एम्स के कुछ डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं ऑन गायत्री मंत्र, करेक्ट। सो वहां के जो रिसर्चर्स हैं वो ये देख रहे हैं कि जैसे डॉक्टर्स को बिठाया उन्होंने, तो हर दिन 15 मिनट्स वो गायत्री मंत्र को रिपीटेशन पे बोलते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो दे वर लाइक दे यूज्ड टू सिट, ठीक है, एक दूसरे का हाथ पकड़ा एंड दे यूज्ड टू स्टार्ट चैंटिंग गायत्री मंत्र, पूरा किया। अब जब वो गायत्री मंत्र को चैंट कर रहे हैं तो क्या चेंजेस देखे गए, जो रिसर्चर्स के जो पेशेंट्स थे या डॉक्टर्स थे जो भी थे, उन्होंने देखा कि स्ट्रेस लेवल एकदम कम हो गया, जो कंसंट्रेशन था वो बहुत इंप्रूव हो गया, जो पॉजिटिव एनर्जी थी वो भी बहुत ज्यादा फ्लो कर रही है। तो बाय डिफॉल्ट आपकी बॉडी की जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशंस है, वो बहुत अलग लेवल पर है, करेक्ट। तो इसीलिए जो इसका रिपीटेशन होता है, और रिपीटेशन में बोलते हैं ना कि कहते हैं जैसे बहुत सारे मंदिर हैं जिनकी सीढ़ियां 108 होती हैं, बिकॉज इट्स अ सेक्रेड नंबर, ठीक है। जब हम माला जपते हैं तो हम चैंटिंग करते हैं तो 108 करते हैं। आपको लगता है आपको इस हीलिंग जर्नी पे जाना है, 108 स्टार्ट करो, तो यू आर सिटिंग एंड चैंटिंग 108 टाइम्स दीज 4 फ्रेजेस, करेक्ट है, बिकॉज ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। और जैसे कि मैं शेयर कर रही हूं कि बहुत चीजों में हेल्प करेंगे। नाउ वन ऑफ द ब्यूटिफुल एस्पेक्ट जो इसका है, जो मुझे बेहद पसंद है, दैट इज, जैसे मैंने कहा कि ये माफी करने वाली हीलिंग प्रैक्टिस है, खुद को माफ करना है, खुद को प्यार करना है, ठीक है। और इसका जो जड़ है वो हमारे अंदर है। तो एक चीज समझनी है कि हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है अगर हम इस जर्नी पे हैं, दैट इज लेटिंग गो। जाने दो, नेगेटिव इमोशंस को जाने दो, जो अंदर गिल्ट भरा है जाने दो, ठीक है। जो लिमिटेड बिलीफ्स हैं कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं, ये मुझसे होगा ही नहीं, ठीक है, मेरे खानदान में किसी ने नहीं करा, इन सब चीजों को जाने दो। और जब आप लेट गो करते हो ना, तब आप जर्नी पे जल्दी पहुंचते हो, करेक्ट। तो कहते हैं ना कि जब हम बाहर जाते हैं, राइट, मैंने इस पे शायद एक वीडियो भी बनाया था कि आप में से बहुत लोग जब ट्रैवल करते हो तो अपने सूटकेसेस पैक करते हो, करेक्ट। जब आप सूटकेस पैक कर रहे होते हो तो आप बड़े एक्साइटेड होते हो कि आप ट्रैवलिंग जर्नी पे जा रहे हो, राइट। जब आप सूटकेस पैक करते हो तो उसमें अच्छी अच्छी बेस्ट आउटफिट, बेस्ट ड्रेस, बेस्ट आपका शूज, बेस्ट सॉक्स, चाहे सॉक्स कोई देखेगा नहीं बट दैट शुड बी बेस्ट, और न्यू सॉक्स, ठीक है, अच्छी अच्छी चीजें, और वो चीजें जो आपको बेहद काम आने वाली हैं वो आप सूटकेस में डाल के चलते हो। आप कोई भी चीज अपनी ट्रैवलिंग जर्नी पे अपने सूटकेस में डाल के नहीं ले जाते जिसकी आपको जरूरत नहीं है। गेटिंग इट? सिमिलरली जब आप जिंदगी की हीलिंग पे चलते हो तो उन सब चीजों को कैरी करने की जरूरत नहीं है जिनकी जरूरत नहीं है। फिर चाहे वो बातें हैं, वो ताने हैं, राइट, वो आपके थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स है, या आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कुछ भी है, उसे जाने दो, उसकी जरूरत नहीं है। तो जब आप ये जिंदगी की उस पर ट्रैवलिंग पे निकले हो ना, तो अपना सूटकेस बहुत खाली रखो, बहुत दूर तक जाओगे एंड यू विल एंजॉय, क्योंकि आपके सूटकेस में, जिंदगी के सूटकेस में सब कुछ बेस्ट है। चीजें ऊपर नीचे होंगी, उबड़ खाबड़ रोड आएगी, बट हम संभाल लेंगे।
सो लेट गो करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चीजों को छोड़ना, बातों को छोड़ना, रिलेशनशिप को छोड़ना, गिल्ट को छोड़ना, ब्लेम को छोड़ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। करेक्ट। लेटिंग गो, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप में लेट गो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ब्रेकअप होता है ना, जब झगड़ा होता है, जब गुस्सा आता है, तो हम अंदर ही अंदर बहुत गुस्से से भर जाते हैं। हम अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपनी आत्मा को बहुत परेशान करते हैं। तो जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, करेक्ट, सो इसके लिए हमें यह समझना है कि जाने दो, जो चला गया वो मेरा था ही नहीं, सिंपल। करेक्ट। सो इस लेट गो के प्रोसेस से बहुत बहुत जरूरी है जाना। तो बेसिकली जब फिर आपने लेट गो का प्रोसेस किया, तो आई एम सॉरी होल्डिंग इतना पेन, माफी मांगो खुद से कि एक रिश्ता खराब होने की वजह से, एक झगड़ा होने की वजह से, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से मैंने खुद को कितनी तकलीफ दी है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, क्योंकि माई पार्ट ऑफ रिलेशनशिप इज फेलियर। अगर मेरी तरफ का रिलेशनशिप फेल हुआ, आई एम रियली सॉरी, प्लीज माफ कर दो, कुछ तो गलतियां करी है मैंने। करेक्ट। थैंक यू फॉर द लेसन्स दिस रिलेशनशिप टॉट मी, थैंक यू सो मच। आपको पता है, मैं हमेशा ये बात बोलती हूं, इनफैक्ट मैंने भी कहीं से सुनी है, कहीं पढ़ी है, कि जिंदगी के सारे जो टीचिंग्स होती है ना, जो सीख होती है, जो शिक्षा होती है, सिर्फ गुरु नहीं देता। जिंदगी के बड़े बड़े लेसन आपको आपके माता पिता, आपका पार्टनर, आपका दोस्त दे के चला जाता है। आपको ये लगता है कि वो चला गया, या वो रिलेशनशिप में उसने मेरी कदर नहीं करी, या वो उसने मेरे मायने नहीं समझे। आप ये नहीं समझते कि मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन दिखा के गया है, सिखा कर गया है। क्योंकि रिलेशनशिप हमारा सबसे बड़ा आईना होता है। हम जो बात किसी से नहीं कह पाते ना, वो हम रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से सब कुछ कह देते हैं। और हमें लगता है कि वो चला गया, लेकिन हमें यह समझना है वापस से कि ठीक मुझे खुद को करना है। तो मैंने शीशे में खड़े होकर ये बोल तो दिया कि मेरे पार्टनर की गलती थी, वो चला गया, ही वॉज नॉट गुड इन दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप। बट हमें यह समझना है कि पार्टनर बदलने से कुछ नहीं होगा, शीशा बदलना है। और शीशा बदलने से कुछ नहीं होगा, खुद को बदलना है। सो आई एम सॉरी कि उस रिलेशनशिप की वजह से मैंने इतना पेन झेला। प्लीज फॉरगिव मी कि मेरी जिंदगी का रिलेशनशिप वाला जो पार्ट था वो फेलियर रहा। ठीक है, थैंक यू सो मच कि उस रिलेशनशिप ने मुझे इतना सिखाया, एंड आई लव यू दैट आई चूज टू मूव फॉरवर्ड विथ पीस। अब मैं शांति से आगे बढ़ना चाहती हूं। करेक्ट। और देखना, लिख के ले लो, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ना आप इतना रिलीफ फील करोगे। पता है क्यों? क्योंकि आपको एक इमोशनल क्लोजर मिल गया। ठीक है, तो दैट इज वन ऑफ द थिंग, लेटिंग गो रिलेशनशिप में। नाउ लेटिंग गो कि काम में कोई गलती हो गई, ठीक है, कोई गलती हो गई, कोई मिस्टेक हो गई, इट्स ओके। ऑफिस में गलती हो गई, किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट में गलती हो गई आपसे, इट्स ओके। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर द एरर्स एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई, मैं एक्सेप्ट करता हूं। ठीक है, प्लीज फॉरगिव मी कि मैं परफेक्ट नहीं था, या प्लीज फॉरगिव मी मैं परफेक्ट नहीं थी, बट थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो। बट थैंक यू सो मच भगवान जी कि आपने मुझे सीखने का और आगे बढ़ने का मौका दिया। एंड आई लव यू कि मैं वापस से अपने ऊपर ट्रस्ट कर रही हूं और आई विल परफॉर्म बेटर नेक्स्ट टाइम। करेक्ट। तो जो ये लेट गो है ना, सेल्फ क्रिटिज्म हटा के प्रोग्रेस पे फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेटिंग गो किस पे, क्या छोड़ देना है? बचपन की जितनी भी तकलीफें हैं, जितने भी घाव हैं, छोड़ दो। बहुत जरूरी है, बिल्कुल छोड़ दो। एक चीज छोटे से एग्जाम्पल से समझना, चोट लगती है हमें जब बहुत ज्यादा, मान लीजिए चोट लग गई, ठीक है, दवाई लगाई, पट्टी करी, डॉक्टर को दिखाया, सब कुछ करा, इतने उसके बाद थोड़े दिन में उस पर क्या जम जाता है, आई ऑलवेज फॉरगेट दैट वर्ड, थोड़ी हार्ड हो जाती है ना चोट, उस पर क्या बोलते हैं, उसको क्या जम जाता है, खुरंट बोल दो, आई नो, छोटे थे तो कुछ खुरंट सा जम गया टाइप, व्हाटएवर, आप अच्छा वर्ड ढूंढ लेना, मुझे अच्छा वर्ड नहीं मिल रहा। ओके, नाउ अब उसको अगर हम ऐसे करते हैं तो घाव ठीक होता है। हाँ, पापड़ी चाट बन रही है यहाँ, हाँ, व्हाटएवर, स्कार, हाँ, सॉरी, जस्ट किडिंग। ठीक है, तो पापड़ी या
पपड़ी, पापड़ी नहीं, सॉरी, ओहो पापड़ी, पपड़ी, हाँ ठीक है, ओहो मेरे को भूख लग रही है इसका मतलब, ठीक है, हाँ डन। तो दैट पपड़ी, व्हाट वी यूज्ड टू डू, हाँ, इससे क्या होगा, और खराब हो जाएगा जख्म। तो जो चाइल्डहुड ट्रॉमाज है ना, उन्हें खुरेदना बंद कर दो, बिल्कुल आज से, अभी से, 2025 पहला दिन, करेक्ट, ठीक हो सकते हैं। मैं मानती हूं कुछ वाउंड्स ऐसे होते हैं, कुछ वुंड्स ऐसे होते हैं कि नहीं भरते, कुछ गम है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड आई हैव फुल रिस्पेक्ट, आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ ऐसे होंगे जो शायद मैं सोच भी नहीं सकती, राइट, बट मैक्सिमम जिनका भार लेके हम यहां तक आ गए बचपन से लेके अब तक, बिल्कुल छोड़ दो। सेम, आई एम सॉरी कि मैंने इतना पेन दबा के रखा इतने टाइम से, प्लीज फॉरगिव मी कि मैंने खुद को जल्दी माफ नहीं किया, ठीक है। थैंक यू इतनी स्ट्रेंथ देने के लिए, एंड आई लव यू कि मैं सारा पास्ट सब कुछ छोड़ रही हूं जल्दी। मैंने कहा ना, छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला, ये जख्म जल्दी नहीं भरेगा, उसको कुरेदना छोड़ दो। 10 दिन पहले पुरानी बात, 15 दिन पहले पुरानी, 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी लेके बैठे ना हम। और आपको पता है, आपके बहुत सारे रिलेशनशिप्स ऐसे होंगे घर में, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, पापा मम्मा भाई, बेस्ट फ्रेंड, बहुत सारे, जिन रिश्तों के मायने आप समझ नहीं पा रहे और उनका बोझ उठाते जा रहे हो, और वो रिश्ते ना उतारते बन रहे हैं ना कंधों पे लादे बन रहे हैं। तो होपोनोपोनो करके खत्म करो ना, है ना। बहुत सारे रिलेशनशिप है ना लेके चलते बन रहा है ना छोड़ते, तो बेटर क्या है, खुद को ठीक करना है। तो आज अगर बचपन की कोई भी ऐसी थॉट प्रोसेस है या कोई भी रिलेशनशिप है जिसके साथ नहीं समझ में आ रहा, सॉरी बोलो, थैंक यू बोलो, आई लव यू बोलो, आगे बढ़ो। जिंदगी के 3 सबसे मैजिकल वर्ड्स, आई एम सॉरी, आई लव यू एंड थैंक यू, ठीक है। किसी भी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले लेना, सुबह दोपहर शाम दिन में जितनी बार बोलो, ठीक है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, ठीक है, करके आगे बढ़ो। तो जो पावर ऑफ लेटिंग गो है ना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना हम अपनी लाइफ में जो नेगेटिव इमोशंस है ना, उसके ट्रैप में फंस गए हैं बहुत ज्यादा, और इस ट्रैप से हम निकल ही नहीं पा रहे। और इस ट्रैप से निकलना बहुत मुश्किल नहीं है, वक्त लग सकता है, आई कंप्लीटली अग्री, बट मुश्किल नहीं है, निकला जा सकता है। हीलिंग जगह होती है ना जहां पे लोगों की हीलिंग होती है, साइकेट्रिस्ट होते हैं, हीलर्स होते हैं, कोचेस होते हैं, किया जा सकता। तो अपने इमोशंस के ट्रैप में मत फंसो, खुद को माफ करो और फ्री करो। कल ना, अगर अभी सोने से पहले कुछ ये लेट गो वाली एक्सरसाइज करके, या खुद के मन में सोच के कि आज से मैं इस वाले पार्ट को फ्री करता हूं, आज से मैं इस रिलेशनशिप को फ्री करता हूं, कल सुबह अपना वेट चेक करना, देखना कितना हल्का लगेगा, है ना। तो ये इसलिए ये इमोशंस जो बर्डन्स है ना, इमोशनल बर्डन्स है, ये लाइफ में बहुत स्पेस ले लेते हैं भाई, इनको खत्म करो। ये जिंदगी की हार्ड डिस्क ना भरती चली जा रही है फालतू चीजों से। तो जब हमारे पास जो हार्ड डिस्क है, उन्हें हम वायरस निकालते हैं ना उनसे बाहर, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उन्हें डिलीट करते हैं ना, फोन भी क्लीन करते हैं ताकि हैंग ना हो जाए। तो इससे पहले कि जिंदगी हैंग हो जाए, बाहर निकाल दो फालतू चीजें, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा स्पेस क्रिएट करो, बहुत अच्छा लगेगा। तो लेटिंग गो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप सबने शिव पार्वती की कहानी सुनी होगी, है ना। मैंने तो मोस्टली कुछ पढ़ा है, कुछ सीरियल्स में देखा, ठीक है, कुछ चीजें पढ़ी। तो बेसिकली शिव पार्वती, जो शिव थे, जो शिव हैं, जो सती हैं और जो पार्वती हैं, क्या है वो, अंडरस्टैंड द फॉरगिवनेस एंड रीबर्थ। जब माता सती ने अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया, ठीक है, ये सोच के कि जो मेरे पिता हैं दक्ष, उन्होंने कितना अपमान किया है महादेव का, और वो लिटरली अग्नि को उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। इस बात से कितनी तकलीफ हुई थी महादेव को, कितना वक्त लगा उन्हें उससे बाहर निकलने में। वो मेडिटेशन में गए, ठीक है, अपने आप को आइसोलेट कर लिया, प्रॉपर तपस्या करी। जो उनका गुस्सा था, यू रिमेंबर जब वो शक्तिपीठ कहते हैं ना गिरे थे, जब वो
चले गए थे माता सती, तो जिसके शक्तिपीठ बने हैं, तो कितनी तकलीफ से गुजरे महादेव, लेकिन फिर वापस से वो उस सर्कल में आए, पार्वती को एक्सेप्ट किया। क्योंकि अगर खुद को माफ नहीं किया होता, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें पता था, उन्हें क्यों था कि ये सब मेरी वजह से हुआ, महाराज दक्ष ने मुझे नहीं बुलाया, गुस्से में मैं भी नहीं गया कि इनविटेशन ही नहीं आया तो मैं जाके इतने बड़े यज्ञ में क्या करूंगा, तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, इसका ब्लेम उन्होंने अपने सर लिया। बट व्हाट ही अंडरस्टूड कि इससे कुछ नहीं होने वाला। देन ही वेंट इनटू मेडिटेशन जर्नी, और खूब सारी तपस्या करी। जब पार्वती उसी रूप में वापस आई तो उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया। ठीक है, भगवान श्री राम में और भरत में क्या हुआ, भरत ने क्या सोचा कि जो कुछ भी हुआ उसका ब्लेम दो लोगों को दिया भरत ने, कि जो भगवान श्री राम को वनवास मिला उसके लिए दो लोग जिम्मेदार हैं, एक मैं कि मेरी वजह से हुआ, और दूसरी मेरी माता कैकेयी। कैकेयी ने अगर ये नहीं किया होता तो नहीं होता, लेकिन श्री राम ने विश्वास दिलाया कि तू ये गिल्ट छोड़ दे, ये मेरे भाग्य में लिखा था। तो जो सिचुएशन है ना उसे एक्सेप्ट करो, लेट गो करो और आगे बढ़ो, तभी पीसफुल रहोगे। ठीक है, एक मैंने बहुत डिटेल में अशोका को नहीं पढ़ा है, मैंने थोड़ा मूवी में देखा है, थोड़ा उनके बारे में पढ़ा है। एंड आई रिमेंबर दैट जो वो कलिंग वॉर हुई थी तो ही वेंट ऑन द वो ना बुद्धिज्म वाली जर्नी पे चले गए। सोचो कि जब उन्होंने वो, तो आई रिमेंबर दैट मूवी का सीन ऑल्सो कि जब वो लास्ट में मरे हुए हैं, अशोका मूवी में जब वो वॉर खत्म होती है, लास्ट में सब गिरे मरे पड़े हुए हैं। एंड अशोका वॉज हैविंग सो मच पेन एंड गिल्ट इनसाइड कि क्या कर दिया मैंने, किस नशे में हूं मैं कि मतलब इतने लोगों की तबाही, इतने लोगों की जान चली गई जरा सी चीजों के पीछे। मैंने अपनी लाइफ का पीस खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, क्या किया उसके बाद उन्होंने, क्या किया, वो इस गिल्ट फ्री जर्नी पे गए, उन्होंने खुद को माफ किया, एंड देन ही एक्सेप्टेड दैट बुद्धिज्म, राइट। तो दैट वाज हिज ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए लेट गो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज द रीजन, दैट इज मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ माइंड कि दिस होपोनोपो जो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, इसके साथ साथ नाउ यू अंडरस्टूड लेट गो कितना इंपॉर्टेंट है ना। कल चेक करना, वेट बहुत कम मिलेगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा था एक चीज और समझेंगे, दैट इज जो हम बोलते हैं ना कार्मिक, कि कई बार हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, इस इंसान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, ये दोस्त मेरे साथ ऐसा क्यों है, तो ये ऐसा क्यों होता है। तो हमें ये समझना है कि जो कार्मिक बेसिकली उसी को बोलते हैं, जो हमारे कर्म होते हैं, जो हम कर्म करते हैं उसका रिजल्ट हमें सामने देखने को मिलता है। तो जो हमारे कर्म हैं, जो हमारे एक्शंस हैं, हमारे थॉट्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, उनका असर हमारी लाइफ में बहुत पड़ता है। कहते हैं ना जो बोगे वो काटोगे, तो जो कॉज एंड इफेक्ट का जो रूल है ना कि जो हम बोते हैं हम वही काटते हैं। अब ये कार्मिक चीजें है ना, ये आपके पिछले जन्म से भी जुड़ी हुई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब ये ना मुझे बहुत अब थोड़ा जाके चीजें समझ में आई, बट जब मैंने इसको पहली बार जाना था तो उस टाइम पे इतनी फिलॉसफी नहीं थी, या मैंने इतना डिटेल में कभी पढ़ाई नहीं किया था, या मैं इस सब्जेक्ट का पार्ट भी नहीं थी। बट आई रिमेंबर बिकॉज मैं आर्ट फील्ड से हूँ, राइट, सो आई गो टू एग्जीबिशंस, आर्ट एग्जीबिशंस, आर्टिस्टों से मिलना, आर्ट कॉलेजेस विजिट करना, ठीक है, आर्ट चीजों से कनेक्टेड रहना। सो आई हैड वन ऑफ द वेरी फेमस पर्सन विद मी हु यूज्ड टू वर्क, मतलब वो मेरे सीनियर रहे हैं, एंड ही यूज्ड टू बी अ स्कल्पचर, बहुत बड़े स्कल्पटर, बहुत अच्छे अच्छे मूर्तियां बनाते हैं। और तो ये बहुत साल पहले, मतलब याद से शायद ऑलमोस्ट 12-15 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ। तो इज अ वेरी वेरी ब्रिलियंट स्कल्पटर, मतलब जिस मूर्ति को हाथ लगा दे वो तराश दे उसको, इतनी अच्छी वो। लेकिन व्हाट हैपेंड इज कि मैंने जैसे, तो फिर जब हम एक बार बैठे थे तो ही वाज शेयरिंग सम स्टोरीज कि पता है ये अभी तो मैं आई यूज्ड टू कॉम्प्लीमेंट हिम कि सर आप क्या बनाते हो, मतलब द वे यू कार्व, आप मार्बल कह लो, आप वुड कह लो, आप उसको इतना अच्छे से उसको एक शेप दे देते हो। तो ही वो शेयरिंग, तो हम ऐसे ही बैठ के कुछ लंच वंच डिनर विनर कर रहे थे, तो ही शेयर की, देखो पता है आद्या कि एक टाइम था, आज लग रहा है ना मैं कितनी अच्छी खूबसूरत मूर्तियां बना रहा हूं, एक टाइम था मेरी कोई भी मूर्ति भगवान की कंप्लीट ही नहीं होती थी। मैं बनाता और वो आधे में टूट जाती, मैं बनाता और वो आधे में टूट जाती, और ये मेरे साथ कई साल हुआ। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो आप, मतलब ऐसा कैसे, आप
स्पेशलिस्ट हो, आप इतनी अच्छी स्कल्पचर्स बनाते हो, आपके हाथ में जादू है, तो ऐसा क्यों? तो सेड कि देन वी मेट समवन, और उसने बताया कि थोड़ा ही हैड दैट नॉलेज कार्मिक का ये वो, एंड यू नो व्हाट ही टोल्ड हिम कि पिछले जन्म में बहुत मंदिर तोड़े हैं तुमने। सो आई लाइक ऐसे, मतलब लिटरली मैंने फर्स्ट टाइम दिस कार्मिक कनेक्शन, और इसके बारे में मैंने अपनी लाइफ में पहली बार सुना था, ये बहुत लॉन्ग बैक। लाइक सच में ऐसा होता है कि पिछले जन्म में आपने, ही वाज शेयरिंग कि मैंने बहुत सारे मंदिर तोड़े, दैट इज टू शिव मंदिर, एंड नाउ ही इज अ भक्त ऑफ महादेव इन दिस लाइफ। और क्या बनाते हैं वो खूबसूरत चीजें। सो दैट्स हाउ आई अंडरस्टूड कि अच्छा ये कार्मिक इतना काम करता है, ठीक है। तो ये पास्ट लाइफ से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। कार्मिक रिलेशन, जैसे मैंने बोला कि आपका रिलेशन उनसे बहुत गहरा होता है, बट ये रिश्ते थोड़े मुश्किल होते हैं, ठीक है। पेरेंट्स हो सकते हैं, पार्टनर हो सकता है, खट्टा मीठा रिलेशनशिप है, चीजें छोटी छोटी चीजों में उलझ जाती हैं, दैट इज आपके पिछले जन्म के कुछ अधूरे कर्म हैं जो पूरे हो रहे हैं, ठीक है, जो आप पूरे कर रहे हो। दूसरा कैन बी कि कहते हैं ना कार्मिक डेप्थ भी होते हैं, जिसे हम कर्जा बोलते हैं ना, कुछ कार्मिक कर्जा भी होते हैं। जैसे तो वो कैसे चुकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बहुत पहले एक स्टोरी सुनी थी कि मान लीजिए एक बहुत पुराने समय में एक राजा है, ठीक है, जिसने एक गरीब, जो वो आते हैं ना भिक्षा मांगते हैं, जिनको ब्राह्मण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो पुराने जमाने में एक राजा हुआ करते थे, तो उन्होंने गरीब एक ब्राह्मण आया और उनसे उन्होंने भिक्षा मांगी कि मेरी मदद कर दो। तो जो राजा थे उन्होंने भिक्षा देने की बजाय बहुत अपमान किया, बहुत बुरा भला बोला कि मांग के खाते हो, खुद क्यों नहीं कर सकते, मैं राजा हूं, मैं इसी चीज के लिए बनाऊं, मैं नहीं दूंगा, ऐसा ऐसा, और बहुत उसकी इंसल्ट करी। उसके बाद क्या हुआ, जब उन्हें दूसरा जन्म मिला, दूसरे जन्म में जो राजा था वो गरीब किसान बनकर आया, और जो वो ब्राह्मण था वो राजा बन के आया। तो इस बार जो ब्राह्मण था ना, उस किसान की उसने मतलब लिटरली हेल्प करी, तो उससे जो कार्मिक वो था वो बैलेंस कर दिया। कहते हैं ना वो पिछले जन्म के अगर इस जन्म में आप अच्छा कर लो तो वो बैलेंस हो जाते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कार्मिक डेप्थ्स को भी इसके थ्रू चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो ये आपकी हीलिंग में करता है। तो बोलते हैं ना कार्मिक एंड प्राणिक बेसिकली। तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि जो आपकी कार्मिक एनर्जी है ना, वो एक गाड़ी का फ्यूल है, ठीक है। आपकी गाड़ी कितनी तेज भागेगी और कितना दूर तक भागेगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने उसमें कितना फ्यूल डाला है, ठीक है। अगर आपने गलत डिसीजंस लिए, मतलब गलत फ्यूल डाला, तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी। प्राणिक एनर्जी क्या है, बेसिकली वो गाड़ी की बैटरी है, ठीक है, कि अगर बैटरी चार्ज नहीं होगी तो गाड़ी ठीक से चलेगी ही नहीं। तो इसलिए जो हमारे कर्मास है ना आज के, उसमें आप पुराना कुछ है तो आप उसे लेट गो करो, आप उस पर काम करो, ठीक है। जो कार्मिक है आप उसको भी बदल सकते हो। बेसिकली कार्मिक वही है कि हम अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन हम अपने अच्छे कर्मों से जिंदगी बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा है। तो इसको भी आप कार्मिक एनर्जीज को भी ठीक कर सकते हो, रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हो, बेसिकली इन सब चीजों को कर सकते हो। तो आपको यही समझना है कि बहुत पावरफुल है ये, राइट, बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप इसकी देखो है कितना सिंपल ना, सिंपल 4 फ्रेजेस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, सिंपल। लेकिन डेली लाइफ में अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हो तो आपकी सोल, आपकी बॉडी, आपका माइंड इतनी जल्दी हील करेगा ना, और आपको इतना पीसफुल लगेगा कि आप समझ भी नहीं पाओगे, ये इतना ब्यूटीफुल है। तो मैं आई रियली वॉन्ट कि आप आप इन चीजों को समझो। और वापस से मैं उसी चीज पे आती हूं कि आप इस बात को समझना कि अगर ये 2025 की पहली तारीख को आपको मिला है तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, मेरे लिए है क्योंकि मैं इसे शेयर कर रही हूं। आप तक अगर पहुंची है तो ये आपके लिए भी ब्लेसिंग है कि आज अगर चीजों को समझ लिया तो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत कुछ ठीक हो जाएगा, करेक्ट। तो दैट इज ऑल। आई एम श्योर कि चीजें समझ में आई हैं और इसके और एडवांस लेवल को हम समझ पाए हैं, राइट। आई कैन सी हैप्पी फेसेस, है ना, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं बिल्कुल, ओके।